Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बेमौसम आई बरसात के चलते कच्चे दुधे भुट्टे की बाली इफरात में आई हुई थी। दरबार में बैठे बैठे धृतराष्ट्र भुट्टा चाभ रहे थे। एक खानसामा लगातार भुट्टा भुन भुन कर दरबारियों तक पहुंचा रहा था। संजय का ध्यान भुट्टे के साथ साथ धृतराष्ट्र के संभावित सवालिया हमले पर भी टिका हुआ था। धृतराष्ट्र ने दांत में फंसे भुट्टे का रेशा निकालते हुए पूछा, माहौल बहुत खुशनुमा हो रहा है संजय। बहुत दिनों से डंकापति की कोई खबर नहीं मिली, जरा देखो तो। संजय के पास इस सवाल का मानो रेडीमेड जवाब था। उन्होंने छूटते ही कहा, डंकापति फिलहाल सबके साथ कपर फड़ौवल में लगे हुए हैं। धृतराष्ट्र को कपर फड़ौवल वाली बात समझ नहीं आई। उन्होंने थोड़ा और तफसील से जानना चाहा। तब संजय ने एक वृत्तचित्र उनके सामने चला दिया। धृतराष्ट्र देख तो सकते नहीं थे, लिहाजा कान धरकर सुनने लगे। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर। वृत्तचित्र खत्म होते ही एक बार फिर से धृतराष्ट्र भुट्टे के कुछ दाने मुंह में डालते हुए बोले, इतना बुरा वक्त चल रहा है, जनता कोरोना से त्रस्त है और डंकापति तलवारबाजी में लगे हुए हैं। संजय ने कहा, यह तो आधी तस्वीर है महाराज। डंकापति अपने राजनीतिक विरोधियों से तो दो दो हाथ में तल्लीन है ही, साथ ही अपने शागिर्दों और ख्याली चिड़िया ट्विटर के साथ भी धींगा मुश्ती में लगे हुए हैं। संजय अपनी बात आगे बढ़ाते उससे पहले ही धृतराष्ट्र ने उन्हें टोक दिया, तुम बातों की जलेबियां न बनाओ, एक एक कर मुद्दे पर आओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि डंकापति ने सर जी के साथ क्या कचौधन मचा रखी है। यह सवाल सुनते ही संजय का चेहरा खिल उठा। वो बोले, सर जी के साथ डंकापति की सनातन कचौधन है। डंकापति ने सर जी को सीधे सीधे बोल दिया है, आप घर घर शराब तो बेच सकते हैं, लेकिन घर घर अनाज भेजने की सोचना भी मत। यह सुनते ही धृतराष्ट्र के दिमाग का बल्ब जलने बुझने लगा। उन्होंने पूछा, शराब और अनाज में क्या रिश्ता? संजय ने बात का सिरा खोलते हुए कहा, दरअसल कुछ दिनों पहले सर जी ने 2 प्रस्ताव दिए थे। लोगों को घर बैठे ही शराब मिल जाए और दिल्ली के 72 लाख गरीबों को घर बैठे ही अनाज मिल जाए। धृतराष्ट्र बोले, यह तो बड़ा ही समाजवादी कदम है, अनाज और शराब साथ साथ। लेकिन संजय ने अगले ही पल उनके मुंह का स्वाद कसैला कर दिया। संजय ने कहा, डंकापति ठहरे डंकापति, सूट बूट वालों के डंकापति। उन्हें घर घर शराब वाली योजना तो पसंद आ गई, लेकिन गरीबों के घर अनाज वाली योजना उनके गले नहीं उतरी। लिहाजा उन्होंने घर घर अनाज योजना पर ब्रेक मार दिया। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? समाजवादी सपने देख रहे धृतराष्ट्र के ऊपर अचानक से कैपिटलिज्म का सन्निपात हो गया। लिहाजा उन्होंने बातचीत का सिरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम कुछ और लड़ाइयों का भी जिक्र कर रहे थे संजय। संजय ने कहा, जी महाराज, एक लड़ाई तो डंकापति अपने शागिर्द सूबाए उत्तर प्रदेश के लंबरदार योगीराज से ही लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने BL संतोष के नेतृत्व में योगीराज को निपटाने के लिए दिल्ली से कुमुक भेजी थी, पर यह कुमुक लखनऊ से खाली हाथ लौट आई। आज यूपी सरकार और संगठन के बीच में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन PR संतोष पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे हैं। धृतराष्ट्र को योगीराज की कहानी में मजा आ रहा था। उनकी दिलचस्पी भांप संजय ने आगे की कहानी सुनाई। BL संतोष को लखनऊ भेजने की वजह बताई गई कि योगीराज कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं, लिहाजा उनका तबादला कर देना चाहिए। लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ और है महाराज। योगीराज ने बड़ी चतुराई से अपने ऊपर हुए इस हमले को नाकाम कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय टीम को बता दिया कि अगर कोरोना की दूसरी लड़ाई में असफलता ही पैमाना है तो असफलता की सबसे अधिक जिम्मेदारी स्वयं डंकापति के हिस्से जाएगी।
वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से लेकर दवाओं तक हर चीज पर कुंडली मारकर डंकापति बैठे थे। साथ ही योगीराज ने यह संदेश भी दिया कि अगर राज्यों की जिम्मेदारी तय होती है तो कुमुक सिर्फ लखनऊ ही क्यों भेजी गई। भोपाल के शिवराज, अहमदाबाद के रूपानी, बंगलुरु के येदुरप्पा और हरियाणा के खट्टर दूसरी लहर में कितना सफल रहे हैं, यह भी बताया जाए। उन सूबों में केंद्रीय टीम क्यों नहीं भेजी गई। जानकार बताते हैं कि योगीराज का यह तर्क और तेवर देखकर बीएल संतोष की गाड़ी पंचर हो गई। उन्होंने तत्काल हस्तिनापुर वापसी का टिकट बुक करने का निर्देश दिया। यहाँ पर धृतराष्ट्र के मन में कुछ स्वाभाविक से सवाल पैदा हुए। उन्होंने पूछा, तब तो डंकापति योगीराज से बहुत नाराज हुए होंगे। संजय ने कहा, डंकापति ही नहीं महाराज, उनका खासुल खास शाह आलम भी खासा गुर्राए हुए हैं। गुस्से का आलम यह है कि 5 जून को योगीराज का जन्मदिन था। ट्विटर पर पूरी दुनिया झूम झूम कर उन्हें बधाई दे रही थी, पर डंकापति और शाह आलम ने उन्हें बधाई तक देना जरूरी नहीं समझा। धृतराष्ट्र ने ताड़ लिया कि यह मामला कुछ गंभीर है, सो उन्होंने संजय से पूछा, तो योगीराज के इस तख्तापलट की कोशिश की असली वजह क्या है। संजय ने नए सिरे से बताना शुरू किया। दरअसल महाराज, योगीराज ने खुद को डंकापति का प्रोटोटाइप वर्जन बना दिया है। छोटा पैक बड़ा धमाका। बल्कि जहर उगलने के मामले में वो डंकापति और शाह आलम से कई गुना आगे हैं और एक समुदाय के प्रति अपनी नफरत को वो कभी छुपाते भी नहीं। बीते कुछ साल महीनों से यह बहस चलने लगी है कि डंकापति के बाद जम्बूद्वीप के स्वाभाविक उत्तराधिकारी योगीराज ही होंगे, या कहें कि यह बहस चलाई जाने लगी है। इससे डंकापति और खुद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे शाह आलम बुरी तरह से भन्नाए हुए हैं, असुरक्षा भी महसूस कर रहे हैं। दूसरी लहर की असफलता तो बस बहाना है, योगीराज को निपटाना है। यहां धृतराष्ट्र ने सवाल तागा, तो क्या यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। संजय ने कहा, फिलहाल तो लगता है कि योगीराज ने इस हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन एक सच यह भी है कि बीच बारात दूल्हा बदल देना भाजपा की पुरानी फितरत है। कल्याण सिंह, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, शंकर सिंह बाघेला, उमा भारती, एक लंबी श्रृंखला है। स्वयं डंकापति भी पहले पहल राजनीति में बीच बारात ही दूल्हा बनकर आए थे। न तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, न वो नेता थे। पटेल की सरकार को बीच में अपदस्थ करके उन्हें दूल्हा बना दिया गया था। कहने का मतलब ये कि योगीराज के सिर पर तलवार तो लटक ही रही है, लेकिन डंकापति के पास अब समय बहुत कम है। यह काम उनको थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था। अब चुनाव के ऐन मौके पर सेनापति को बदलने से सेना में भगदड़ मचने की प्रबल आशंका है। दरबार का वक्त बढ़ता जा रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र टलने को तैयार नहीं थे, लिहाजा संजय को भी ओवरटाइम करना पड़ रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा, शाह आलम का जिक्र बड़े दिनों बाद आया, उनके बारे में कुछ और बताओ, और हाँ, ख्याली चिड़िया से भी डंकापति की मुठभेड़ का किस्सा जरूर सुनाना। संजय मन मारकर फिर से सैटेलाइट से संपर्क साधने लगे। थोड़े से सन्नाटे के बाद वो बोले, शाह आलम एक दर्जा आगे के विजनरी दूरदृष्टा नेता हैं। कोरोना की दूसरी लहर की मारकाट शुरू होने और थमने के बीच उनके सिर्फ 2 बयान सामने आए हैं। लगभग 1 महीने के अंतराल पर आए ये 2 बयान उनके दूरंदेशी व्यक्तित्व का आईना है। बीच के पूरे वक्त वो विलुप्तावस्था में थे। जानकार बताते हैं कि इस दौरान जब लोग ऑक्सीजन, दवाई, अस्पताल की कमी से थोक के भाव जान गंवा रहे थे, तब वो ज्ञान की खोज में लीन थे। लगभग महीने भर पहले उनका बयान था कि कोरोना की मारकाट को बंगाल के चुनावों से जोड़ना गलत है। महीने भर बाद उन्होंने कहा, डंकापति के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कोरोना की दूसरी लहर को परास्त कर दिया गया है। यह डंकापति की सफलता है। और मैं थोड़े आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कितना इलेक्शन है या कुंभ है? हाँ, पर पंढरपुर में उन्होंने भी एक मिनट, कुंभ है, 60,000 का रोज आंकड़ा आता है। यूपी में 10,000 पहुंच गया, गुजरात में 7,000 पहुंच गया। कोई कुंभ नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है। थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इसको। सिर्फ एक पैटर्न बन गया हो हल्ला करने का, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इलेक्शन बंद करने के लिए अगर हो हल्ला करते हैं और मीडिया ये अपना राग इसके साथ मिलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वायरस ने अपना स्वरूप बदलकर बहुत तेजी से फैलना शुरू किया, न केवल तेजी से फैलना शुरू किया
इसके साथ साथ मानव की सेहत पर भी बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाने की भी इस बार उसका लक्षण देखा गया। फिर भी इसको बहुत कम समय के अंदर नियंत्रित कर ढलान की ओर ले जाने में हम सबको एक सामूहिक सफलता मिली। संजय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक लगभग 42 लाख लोगों की मौत दूसरी लहर में हुई है। ऐसा पहली बार देखने सुनने को मिला है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कोई नेता अपनी सफलता में गिनाए। इसीलिए मैंने कहा, शाह आलम एक दर्जा ऊपर पहुंचे हुए विजनरी नेता हैं जो इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को भी अपनी उपलब्धि बता सकते हैं। यह कहानी सुनकर धृतराष्ट्र की बेचैनी बढ़ गई। तभी संजय ने ख्याली चिड़िया की कहानी छेड़ दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने संजय को यह कहते हुए रोक दिया कि यह कहानी फिर कभी सुनूंगा। जाहिरन शाह आलम का कारनामा सुनकर उनका मन व्यथित हो चुका था। वो धीरे से उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। पिछला हफ्ता खबरिया चैनलों पर हिंदू मुसलमान मामलों की वापसी का हफ्ता रहा। साथ में इतिहास के अंड बंड संस्करण में एक नए मृगछौने ने एंट्री ली और साथ में नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। इन दिनों सुधीर चौधरी कोरोना से बीमार होने के चलते छुट्टी पर हैं, लिहाजा उनके शागिर्द एंकराओं में अगला सुधीर चौधरी बनने की होड़ लगी हुई है। जैसे साहित्य में श्रृंगार, वीर, करुणा, हास्य और रौद्र आदि तमाम तरह के रस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह अमन चोपड़ा के शो में भी हमें अलग अलग रस देखने को मिले। आप कह रहे हैं कि जो नाइंसाफियां हुई उसी की वजह से हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है। ये आसमानी इंसाफ है जो नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे मुसलमानों के साथ सीए के रूप में, उसी वजह से ये इंसाफ आसमानी इंसाफ है। आप ये कह रहे हैं ना सर? ये मुझे तो आपसे बात करते वो मुन्ना भाई एमबीबीएस याद आ रही है बार बार। आप वो मुन्ना भाई याद करिए किस तरह के आप कहलाना तो डॉक्टर चाहते हैं, लेकिन बातें आपकी जो है फतवा छाप मौलाना जैसी है। माफ करिएगा सर। जो आखिरी वाला रस था उसे रौद्र की बजाय हास्य रस में भी गिना जा सकता था। चोपड़ा का यह रौद्र रूप विशुद्ध धार्मिक घृणा के चलते देखने को मिलता है। यदि आपको ध्यान हो तो कोरोना की महामारी देश में शुरू होने के साथ ही मौजूदा सरकार यानी भाजपा और संघ से जुड़े तमाम नेताओं ने गोबर, गौमूत्र से लेकर भाभी जी वाला पापड़ और तमाम उलझुलूल इलाज बताए थे, लेकिन क्या मजाल कि चोपड़े का ईमान डोल जाए। ये कोरोना वायरस जैसे डिजीज, ये तो एयरबोर्न डिजीज है, तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए, तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ। और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। और मनोकायिक बीमारियों से अगर व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, यानी मानसिक तनाव से मुक्ति पा ली, किसी कोरोना वायरस के चपेटे में आने की आवश्यकता ही पड़ेगी। इन तमाम नमूनों के ऊपर शो करने की हिम्मत चोपड़े ने नहीं दिखाई, पर वो दिखाता भी कहां से? उसके लिए रीढ़ की जरूरत होती है। चोपड़े के लिए मैं यह वाली कविता रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपनी उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जैसा कि मैंने बताया, तिहाड़ शिरोमणि इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में चोपड़े ने उनके शो डीएनए को खबरिया चैनलों से उठाकर आस्था और संस्कार चैनलों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। हमारे देश में जब बच्चे परीक्षा या नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं ना, तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। त्योहारों के मौके पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, ये संस्कार है। यही नहीं, भारत में त्योहार के मौकों पर परिवारों का मिलना जुलना भी होता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सारे रिश्ते डिजाइनर हो गए हैं। भारत में इस तरह की संस्कृति नहीं रही, लेकिन अब धीरे धीरे हम अपनी रूट्स, अपनी जड़ों को हम भूलते जा रहे हैं। कि उस पिता का जीवन कष्ट में ही गुजरता है जिसका पुत्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता हो, और इस पिता का जीवन तो नरक समान है जिसकी पत्नी भी पुत्र के समान हो। जनता समझ नहीं पा रही है कि यहां भी अगर झाल मजीरा ही बजाएंगे तो खबर देखने कहां जाएंगे। इतिहास के अंडबंड संस्करण में इस हफ्ते एक नए मृगछौने ने एंट्री मारी है। नाम ऐश्वर्या कपूर, चैनल है रिपब्लिक भारत, यानी राम मिलाई जोड़ी है दोनों की।
मगर भारत के लिए कोई नई चीज नहीं। भारत के स्थापित इतिहास में यह परंपरा मौर्य काल से चली आ रही है। देशवासी, आचार्य चाणक्य को आप भी जानते हैं और मैं भी। चाणक्य नीति। लड़के का कॉन्फिडेंस देखकर दिमाग पर बल पड़ जाते हैं। मौर्य काल में ट्विटर का वर्जन मौजूद था। खैर, ऐश्वर्या की जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह है इतिहास के अंडबंड संस्करण में मौर्य वंश को लोक गणतंत्र बताना। जी हाँ, ऐसा ही ये था। लोक गणतंत्र में था ऐसा। जाहिर वह दौर राजतंत्र का था, मगर उसमें आचार्य चाणक्य ने लोकमुखी स्वरूप दिया था उसको। एक राजतंत्र को साजिशन लोक गणतंत्र बताया जा रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि यह भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का अंधकार युग है। यहाँ ज्ञान को लात मारना सबसे बड़ी योग्यता है, खुलेआम झूठ बोलना सबसे बड़ा गुण और सांप्रदायिक होना सबसे बड़ी प्रतिभा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद देखिए। आप बताइए, क्या ट्विटर एक लौती ऐसी कंपनी है? क्या एक लौता ऐसा ऐप है? क्या एक लौता एक प्लेटफॉर्म है? नहीं, आधे दर्जन से ज्यादा ऐसा है। तो क्यों सिर्फ ट्विटर के साथ ये दिक्कत हो रही है? क्योंकि वो अपना संविधान भारत पर लागू करना चाहता है। ये हो नहीं सकता। संविधान जैसे भारी भरकम शब्द का जिक्र इन्होंने यहाँ क्यों किया? क्यों बहुत आसानी से इन्होंने बोल दिया कि ट्विटर भारत के संविधान पर अपना संविधान थोपना चाहता है? क्योंकि इन्हें संविधान और कानून के बीच अंतर तक पता नहीं है। ट्विटर की भारत सरकार से लड़ाई के पीछे बहुत सारी राजनीति है और एक कानून है जिसका नाम है IT एक्ट 2000। इसमें 2021 में भारत सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं। उसे लेकर टकराव पैदा हो गया है। लेकिन ऐश्वर्या या उनके जैसे कई एंकराओं को कानून और संविधान के बीच अंतर ही नहीं पता। किसी देश का संविधान सिर्फ एक होता है और उस देश में सैकड़ों कानून चलते हैं। संविधान किसी देश का चरित्र तय करता है, जबकि कानूनों के जरिए उस देश के निवासियों को अनुशासित किया जाता है। संविधान किसी देश के नागरिक अधिकार और आज़ादियों का दायरा तय करता है। कानून के जरिए दंड की व्यवस्था की जाती है। इसमें प्रशासनिक कानून, टैक्स के कानून, लेबर लॉ, संपत्ति के कानून, पर्यावरण के कानून जैसे सैकड़ों कानून जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को संचालित करने के लिए मौजूद हैं। कानूनों को देश की संसद साधारण बहुमत से पास कर सकती है, जबकि संविधान में बदलाव के लिए दोनों सदनों में पहले एक बिल पास करना पड़ता है। इसके बाद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के जरिए ही संविधान में कोई परिवर्तन संभव है। इतने संवेदनशील और जटिल विषय पर ऐश्वर्या कपूर कितनी आसानी से तीतर लड़ाने लगते हैं। जिस ट्विटर से एक कानून के एक प्रावधान पर तकरार चल रही है, उसे भारत के संविधान के मुकाबिल खड़ा कर दिया महोदय ने। इस वक्त में सबसे बड़ी जरूरत है खबरिया चैनलों का मौजूदा स्वरूप बदले। हर रोज प्राइम टाइम पर मुर्गा लड़ाने वाले एंकरों को खारिज कीजिए। यह पत्रकारिता नहीं है। असली खबरें देश के अलग हिस्सों में दम तोड़ रही हैं। हमारे रिपोर्टर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से उन जमीनी खबरों को आपके सामने ला रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के रघुनाथगढ़ में। वी आर राइट नाउ इन नगरपेट एरिया इन बैंगलोर। अभी हम हैं बरेली के कयारा गांव में। दिस इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन जयापुर विलेज। दिस इज आयुष फ्रॉम मुरादाबाद फॉर न्यूज लॉन्ड्री। ये खबरें हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका छोटा सा सहयोग एक स्वतंत्र और निर्भीक मीडिया की बुनियाद बन सकता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। मोदी जी ने 7 साल का सफर बतौर प्रधानमंत्री इसी हफ्ते पूरा किया है। जाहिर है दुमछल्ले मीडिया ने एक से बढ़कर एक हसीन कारनामे किए। लेकिन यह 7वीं सालगिरह थी। 7 समंदर, 7 अजूबे, 7 सितारे, हफ्ते के 7 दिन और 7 जन्मों का बंधन होता है। यानी यह खास मौका था। इस मौके पर कुछ अलग कर दिखाने का दबाव खबरिया चैनलों पर चौतरफा था। इस मौके पर सबसे बढ़िया सलामी ठोकी आज तक ने। मुस्लिम बेटियों को शहीद हुए अपने वीर जवानों। सियावर रामचंद्र की जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले। हम न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के आगे बढ़े,
समय के रहते हुए करे। और इस मौके को खास बनाने के लिए आज तक ने एक बेहद सारगर्भित बहस का आयोजन किया। नाम नहीं लेते आप, ये जोकर पंथी करेंगे। सुप्रिया जी की जरूरत है, बोला जल्दी से समझिए। देखिए इस आदमी को कैसे बात कर रहा है, इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? आज तक की इस सनसनीखेज पेशकश के बाद अब वक्त है हफ्ते की रिपोर्ट का। कही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज 24 से है। देश के अलग अलग हिस्से एक बार फिर से लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। गरीबों को अनाज की दिक्कतें फिर से बढ़ गई हैं। इस मौके पर न्यूज 24 के रिपोर्टर ने दिल्ली के एक अनाज गोदाम से यह रिपोर्ट की है। यह सरकारी तंत्र के निकम्मेपन की तस्वीर है। यह उस देश के दुर्भाग्य की तस्वीर है जहां एक और लोग भूख से तड़पते हैं, दूसरी तरफ गोदामों में अनाज सड़ता है। ये सड़ चुके गेहूं के बोरों की अनाज की गुणवत्ता देखिए। काश इस साल दूसरी बार महामारी हुई, दूसरी बार भी लॉकडाउन लगाया गया, दुकानें बाजार बंद कर दिए गए, मजदूर मजबूर होकर एक बार फिर अपने गांव, प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को चले गए। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन्हें भोजन देने की, सरकार के फंड से, जो टैक्स पेयर के पैसे से, सरकार के खजाने से जो आवंटन करना था, उसका नज़ारा देखिए कि आवंटन का क्या स्थिति है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। सतर्क रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार।